नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम यूपी आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र जो है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। भारतीय राज्य तंत्र से संबंधित विषय ये होगा और प्रारंभिक परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र आज हम आपके लिए लाए हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछा गया है 2014 में, हम देखेंगे, बारी बारी से विश्लेषण करेंगे, सभी प्रश्न को समझेंगे, उसके इर्द गिर्द के जितने टॉपिक हैं उसको भी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि आरओ एआरओ का जो भी वैकेंसी आया है इसको ध्यान में रखते हुए संस्कृति आईएएस ने इससे संबंधित ऑनलाइन कोर्स जारी किया है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट पूरी तरह से आपको कवर कराया जाएगा। कोर्स की विशेषताओं की बात करूं तो 130 से अधिक कक्षाएं होगी, प्रतिदिन 2 कक्षा आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 15 टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के टेस्ट जो है शामिल किया जाएगा। कोर्स की वैधता जो है, जिस भी दिन आप कोर्स लेंगे उसके 1 साल तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। जिस भी विषय या खंड की आपको पढ़ाई करा दी जाएगी उसका पीडीएफ नोट्स आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि कोर्स की फी की बात करूं तो प्रथम 200 छात्राओं के लिए यदि कोर्स के फी की बात करूं तो प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए यह 4,999 रुपया मात्र रखा गया है। कोर्स प्रारंभ होने का डेट जो है वह 1 नवंबर 2023 रखा गया है। दिन में 2 कक्षाएं होगी, एक सवेरे के 8 बजे और एक शाम के 4 बजे। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके इस संबंध में विशेष जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चलिए अब हम 2014 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आरओ एआरओ का जो हुआ था उसके भारतीय राज्य तंत्र का सेगमेंट जो है उसके पहले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, कीवर्ड को यहां पर समझते चलना है। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं। जैसे ही समानता का अधिकार और भारतीय संविधान की बात की गई है, यहां अनुच्छेद भी देख लीजिए एक बार, 13, 17, 14, 18, 15, 19, 16, 20। तो यह जितना भी देखिए 12 से लेकर 35 तक यह जो आर्टिकल है यह दरअसल क्या है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का है, फंडामेंटल राइट्स है और यह राज्य के विरुद्ध दिया जाता है नागरिकों को। ठीक है, यदि राज्य फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे समानता के अधिकार की बात की गई है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि 5 हैं, ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जो समानता के अधिकार की बात करती है। तो आपको ढूंढना है कि वो 5 क्या होंगे। उससे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। जैसा मैंने कहा कि यह क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। संविधान में 6 प्रकार में बांट दिया गया है मौलिक अधिकारों को और उसमें एक है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार जो है वह पहला प्रकार है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और इसके तहत निश्चित तौर पर यहां लिखा हुआ है 5 अनुच्छेद है, बिल्कुल सही बात है, 5 अनुच्छेद हैं और उस 5 अनुच्छेदों का जो नंबरिंग शुरू होता है वह होता है यहां पर 14 से लेकर के 18 तक। कहां से कहां, 14 से 18। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद हो गया, यही चर्चा किया गया था प्रश्न में। तो सही जवाब यह इसका कहां पर होगा, बी में, अनुच्छेद 14 से 18। अब जरा हम इसको थोड़ा सा विस्तार करके देख भी लेते हैं। जैसा मैंने कहा समानता का अधिकार, तो 14 से 18 तक देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए 14 जो है संविधान में मौलिक अधिकार की जब बात की गई है तो आर्टिकल 14 जो कहता है वह विधि के समक्ष समानता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 15 में 5 आधार बताए गए हैं और कहा गया है कि इस 5 आधार पे राज्य जो है अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। 5 आधार क्या है, जैसे धर्म, आपके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मूल वंश, जाति, लिंग और यहां पर है जन्म स्थान। 5 ऐसे आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 हमने 14, 15 देख लिया, इसी के अंतर्गत है अनुच्छेद 16। 16 जो है वह अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता कहने का मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता, अपने नागरिकों को समान अवसर वह देगा, भेदभाव नहीं करेगा। 17 जो है वह अस्पृश्यता की अंत की बात करता है, छुआछूत आप नहीं कर सकते। ठीक है, और आखिरी बच जाता है 18। 18 जो है वह उपाधियों की अंत की बात करता है। तो यह 5 अनुच्छेद हैं जो कि समता के अधिकार के तहत आते हैं। यह मामला क्लियर हो गया। इसका सही जवाब क्या है, अनुच्छेद 14 से 18। एक सूचना आपको और दे दूं कि यह जो लेक्चर मैं पूरा ले रहा हूं इसका जो ये पीडीएफ है यह आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए जब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप मुझे आराम से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों का, और ये लेक्चर उपलब्ध हो ही जाएगा इसका पीडीएफ, तो वहां से आप नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। हालांकि चाहें आप साथ में कुछ चीज़ें नोट करना
अपने नोट्स में ही आप अपडेट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वह भी कर सकते हैं। अब इसका पीडीएफ कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो आपको करना क्या है कि संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहां जाकर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेंगे और फिर जितने भी लेक्चर होते हैं संस्कृति आईएएस या संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे, सभी का पीडीएफ वहां पर आपको उपलब्ध करा दिया जाता है, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, तो यहां से आप बी विकल्प के साथ आप जा सकते हैं पहले प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। भारत के संविधान, अब यहां पर फिर से संविधान की चर्चा है। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। अब देखिए, कुछ प्रश्न जो होता है राज्य स्तरीय आयोग का, वह बिल्कुल पूरी तरह से क्या होता है, याददाश्त पर आधारित होता है, फैक्ट होता है। आपको वो चीजें आनी चाहिए, याद है तो आप उसका सही जवाब दे पाएंगे, नहीं तो उसका सही जवाब आप नहीं दे पाएंगे। यह प्रश्न भी अपनी प्रकृति में ऐसा ही है, लेकिन इस प्रश्न के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था, संविधान निर्माताओं ने देखा कि उससे पहले भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले कई देश जो है संविधान के आधार पर अपने देश का, अपने पार्लियामेंट का कामकाज चला रहे थे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि जिस जिस देश में जो जो अच्छी बातें हैं, यदि उन सभी बातों को हम अपने नागरिकों के लिए, उनके जन कल्याण के लिए संविधान में शामिल कर सकते हैं, तो क्यों ना कर लें, इसमें करने में कोई आपत्ति तो नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के संविधान का हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्लेषण किया, अध्ययन किया, और फिर जो जो बातें सही लगा या हमारे अनुकूल लगा, हमने उसे ग्रहण कर लिया। इसी के तहत कुछ बातें इंग्लैंड से लिया गया, कुछ बातें आयरलैंड से लिया गया, कुछ बातें कनाडा से, कुछ यूएसए से, जहां जहां हमारे लिए उपयुक्त लगा। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वह कहां से लिया था, यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका का संविधान काफी पुराना संविधान है, लिखित संविधान है, और वहां पर यदि पूरी दुनिया में नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देने में किसी एक देश का संविधान बहुत आगे रहा है, तो वह यूएसए का संविधान रहा है। भारत के संविधान की भी चर्चा इसके लिए की जाती है। भारत का संविधान भी अपने आप में काफी परिपक्व माना जाता है मौलिक अधिकारों को लेकर के, लेकिन हमने यहां से यूएसए के संविधान से लिया था। यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार तो लिया ही था, फंडामेंटल राइट्स लिया था। इसके अलावा जब हमने यूएसए के संविधान का अध्ययन किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने, तो उन्होंने पाया कि मौलिक अधिकार के अलावा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यूएसए के संविधान से हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और संगठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, यह भी यूएसए के संविधान से ही लिया। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद जो आप देखते हैं हमारे यहाँ है राजनीति में, तो यह भी यूएसए के संविधान से लिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन की जब बात करते हैं, यह भी यूएसए के संविधान से था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात, क्योंकि देखिए किसी भी देश में न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, इससे पता चलता है कि उस देश में रहने वाले लोग कितने तार्किक हैं, वहां के लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो यह जो अवधारणा है, यह भी यूएसए के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के संविधान में, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, इसकी जो बात है, यह भी यूएसए के संविधान से लिया गया था। और संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता की बात जो है, यह भी यूएसए के ही संविधान से हमने लिया था, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया था। इसमें कई बार आरोप यह लगता है कि भारत के संविधान जो है नकल किया हुआ है, बहुत कॉपी किया हुआ है। देखिए, अगर आपसे पहले कोई व्यक्ति बहुत बेहतर काम कर रहा है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि उन चीजों को आप एडॉप्ट कर लें। ठीक है, यह प्रगतिशील विचार के लोग जो होते हैं, बहुत उदारवादी विचार के लोग जो होते हैं, उनके व्यक्तित्व का यह पहचान होता है। और हमारा संविधान बहुत प्रगतिशील है, उदारवादी है। ठीक है, इसलिए हमारा संविधान कॉपी नहीं है, बल्कि जहां जहां हमें अच्छा लगा हमने सिर्फ उनका लिया और अपने हिसाब से हमने उसे मॉडिफाई भी कर लिया। और इसके अलावा हमने बहुत सारी बातें जो है अपने संविधान में अपने अनुसार रखा। इसके अलावा भारत के संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई कि समय के साथ यदि संविधान में कुछ बातें ऐसी लगी जो जिसमें बदलाव की जरूरत है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, और संविधान में संशोधन होता रहा है। ठीक है, तो यहां पर यूएसए के संविधान से इसे लिया गया। इसका विकल्प जो होगा वह दूसरे प्रश्न का ए होगा, तो आप इसके साथ जाएंगे। चलिए तीसरे प्रश्न के तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान
के बाद जोड़ा गया। इस प्रश्न को ठीक से समझ लीजिए, यहाँ पर DPSP की बात की गई है, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। तो जैसा मैं पहले से कहता रहा हूं कि थोड़ा बेसिक समझिए प्रश्न के। नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है, यह बात मोटा मोटी आप समझ गए। और नीति निर्देशक जो है, जैसे कि मौलिक अधिकार का राज्य आपका हनन कर रही है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, है राज्य के अगेंस्ट में। लेकिन नीति निर्देशक को लेकर के राज्य जो है वह बाध्यकारी नहीं है, इसके खिलाफ आप नहीं पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देखा ऐसा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य को सुविधा अनुसार दिया गया है कि आपके पास संसाधन हो जाए तो आप नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दीजिए, आपसे यह अपेक्षा की जाती है। समय के साथ ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व की जो चीजें हैं वह समय के साथ जो है नागरिकों को उपलब्ध करा दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ बातें यह कही गई है, इस प्रश्न को आप समझते हैं कि इसमें यह कहा गया है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व है इस विकल्प में जो कि मूल संविधान में शामिल नहीं था, यानी कि बाद में जोड़ा गया। और बाद में कैसे जोड़ा जाएगा, तो संविधान संशोधन करके जोड़ा जाएगा। बातें क्लियर हो गई। जो अब पढ़ेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 चैप्टर ऐसा है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भारतीय राज्य व्यवस्था जो है किसी भी परीक्षा का प्रश्न पर उठाइए, देखिए इस 3 चैप्टर में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए इस 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मैं बताऊं तो इस तीनों का आपस में बहुत ज़्यादा संबंध भी है। तो जब भी आप स्टडी कीजिए पॉलिटी की तो इस तीनों ही चैप्टर को एक साथ स्टडी कीजिए, तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, समान नागरिक संहिता, ये तीनों जो है यह पहले से ही शामिल था। लेकिन मुफ्त कानूनी सलाह की बात जब आती है, मुफ्त कानूनी सलाह की जब बात आई तो यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया। कौन सा संविधान संशोधन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत इस बात को जोड़ा गया। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें और भी कुछ बातें जोड़ी गई और उसमें कुछ अनुच्छेद लाए गए। यही लिख देता हूं, इसमें कुछ बातें लाई गई, उसमें सही से समझ लीजिए और हो सके अगर आपको लगे कि नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। इसमें आर्टिकल 39 पे काफ़ी काम किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 39 पे, उसके तहत क्या किया गया, एक अनुच्छेद 39 च जोड़ा गया और इसके तहत कहा गया कि बच्चों और वयस्कों का जो शोषण होता है उसके लिए सुरक्षा देने की बात की गई। च आप लिख लीजिए और इसके लिए बच्चों और वयस्कों, शोषण यदि हो रहा है तो इससे सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई। ध्यान रखना है, यह राज्य से उम्मीद की जा रही है, यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा आजकल जो है कानून के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व जो है काफी प्रभावी हो गया है। उसके बाद 39 क में भी कुछ बातें कही गई है। अनुच्छेद 39 क में कई चीजें जो है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ा गया है। जब 39 क की बात करते हैं तब यहाँ पर यही बातें आती है, मुफ्त कानूनी सलाह की बात आती है। इसमें जो टर्म लिखा गया है वह कहा गया है कि समान न्याय की बात की गई है, यानी कि नागरिकों को समान न्याय दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है मुफ्त कानूनी सलाह, कानूनी सलाह तो दिया ही जाएगा, साथ ही यह कैसा होगा, अपने प्रकृति में मुफ्त होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कानूनी सहायता महंगी यदि है तो उसका वह जो है उसे नहीं ले पाएंगे। इस संबंध इससे क्या होगा कि वो न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए राज्य का यह दायित्व है। इस तरह की बातें की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 क भी जोड़ा गया और अनुच्छेद 43 क के साथ कहा गया कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भी होगी। यह प्रश्न एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 43 में इसमें कहा गया क्या कि श्रमिकों का जो मतलब आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई उद्योग चलता है, वहां का प्रबंधन है, तो उस प्रबंधन में पहले श्रमिकों की भागीदारी नहीं होती थी। कई फिल्में भी इस पर बनी हुई, आप देखेंगे 90s के दशक का, बहुत सारे फिल्में 80s के दशक का देखेंगे तो बना होगा इस पे। तो उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है 43 क के तहत। यहाँ पर इस तरह से आप सिनॉप्सिस बनाइए कि उद्योग है, इसका प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजमेंट में श्रमिक की
भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यह बातें की गई। तो कुछ बातें जो है यह जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत किया गया था। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा का सी हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न कहता है किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग। ठीक है, 4 विकल्प है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। अब देखिए ये प्रश्न भी ऐसा ही है, जब आप सरकारी आयोग को समझेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब यह पूछा जाए कि किनके बीच संबंध हो, दो के बीच संबंध के लिए एक आयोग का गठन किया गया कि आप देखिए कि भाई इसका संबंध कैसा है, क्या क्या और सुधार किया जा सकता है, तो सरकारी आयोग का गठन किया गया। किसके लिए, किसके बीच के संबंध का, तो ये फैक्ट बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और इसका सही जवाब जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस तरह से मधुर हो, इसकी पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। और इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। ठीक है, इसका गठन 1983 में हुआ था। न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। 3 अन्य सदस्य भी इसमें थे। और 1988 में यह आयोग जो है अपना रिपोर्ट क्या करती है? केंद्र सरकार को सौंप देती है। किससे संबंधित? केंद्र और राज्य के संबंध को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए यह बातें की गई। ठीक है, तो यह मामला क्लियर हो गया। इसका सही जवाब डी है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। चौथा प्रश्न। अब चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? एक बात यहां रुक करके थोड़ा सा समझिए। जब हम पूछते हैं, बातें करते हैं, प्रश्नों का समाधान करते हैं, तब हमारे दिमाग में चलता है भारत का संविधान, तुरंत हम सोचते हैं अनुच्छेद। ठीक है, किस आर्टिकल में ये बात लिखा गया है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। भारत के संविधान के किस भाग में, पार्ट पूछा है, संविधान के किस भाग में किस चीज की? संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए संघ राज्य संबंध यदि आप पढ़ते, अच्छे से पढ़े होंगे, तो पिछला प्रश्न भी यहाँ पर केंद्र राज्य के संबंध की बात की गई है, तब उस वक्त सरकारी आयोग पढ़ते हुए पढ़ लेंगे किस भाग में है, ये भी चर्चा आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप चीज़ों को पढ़े समग्रता से, उसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं वो सब पढ़ डालिए, ताकि उससे आसपास से कुछ भी पूछा जाए तो आपसे छूटे ना। अब यहाँ पर देखिए यह बिल्कुल एक तरह से फैक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो फिर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के 11वें भाग में इस बात की चर्चा की गई है कि संघ राज्य के संबंध किस तरह से हो, यह संविधान का 11वां भाग बताता है। और अनुच्छेद की बात करूं तो 245 से 263, 245 से 263 संविधान का भाग 11 आर्टिकल 245 टू 63 यह बातें करता है। ठीक है, यह चीजें भी आप नोट कर लीजिए, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बिल्कुल फैक्ट वाला प्रश्न था। छठा चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति, अब ये बहुत दिलचस्प प्रश्न है, इसको समझना है। ऐसे प्रश्नों को समाधान करते हुए थोड़ा सा जो है दिलचस्पी जगती है। देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ध्यान देना है, दोनों ही पद को लपेटे में इस प्रश्न ने ले लिया है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दें इकट्ठे, एक साथ दोनों ही त्याग पत्र दे दें, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? भाई राष्ट्र का, भारत एक गणतंत्र है और इस राष्ट्र का जो है संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन यहां पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही इकट्ठे त्याग पत्र दे दे, तो फिर देश का राष्ट्रपति कौन होगा? अब प्रश्न दिलचस्प है ना। यहां इस बात को समझना है। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री होते हैं? नहीं। गृह मंत्री होंगे? नहीं। कौन सा होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इस पर कुछ बातें करेंगे, जैसे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अभी त्याग पत्र अपना दे दें, तो देश के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सीजेआई हो जाएंगे। यही पूछा गया कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का, क्या किसी हाई कोर्ट का? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही इस स्थिति में इस तरह का काम कर पाएंगे। और यह अधिकार जो है, इस तरह की बातें कहाँ की गई है? अनुच्छेद, अब जब इसको आप स्टडी करें तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अनुच्छेद 65 को सही से पढ़ के जाएं। अनुच्छेद 65 को पढ़ें। और एक अधिनियम भी यहां पर है,
एक अधिनियम अनुच्छेद 65 के अलावा आपको एक अधिनियम पढ़ना चाहिए और वह है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम एक एक्ट लाया गया था और इसके तहत यह बताया गया था कि राष्ट्रपति यदि नहीं रहते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं, तो किस हिसाब से चीजें चलेगी, इसके लिए बातें की गई थी। तो यह चीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं, इसका जवाब क्या होगा छठा का? डी। अब चलते हैं आगे, यहां पर व्याख्या दिया गया है, आप व्याख्या को बाद में पढ़ भी सकते हैं। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 7वां प्रश्न भी है, यह भी दिलचस्प है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? अब यहां पर समझना पड़ेगा, न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब हुआ कि जनमानस को न्याय मिल सके, इसके लिए प्रोएक्टिव फॉर्म में जो है कोर्ट काम करती है ना, न्याय देने के लिए थोड़ा सा सक्रिय हो जाती है, आगे बढ़ कर के अपना जो है या कि जनहित याचिका उसके पास आ जाए, पीआईएल वगैरह आ जाए, इसके माध्यम से चीज़ों को देखती है और जनता तक न्याय पहुंचाने के लिए व्यवस्था करती है। तो यह न्यायिक सक्रियता की संबंध में आता है। अब यहाँ पर कुछ बातें कही गई है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से। देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता और प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये तो होना ही चाहिए, मतलब है ही, लेकिन यह न्यायिक सक्रियता में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आपको परेशान करेगा वह करेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन से, कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन जो है वह न्यायिक सक्रियता हुआ? दोनों ही शब्द को ध्यान में रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हुआ कि रिव्यू करना, एक निर्णय आया, वह निर्णय सही है या गलत है फिर से अपील करके रिव्यू करवाना। लेकिन सक्रियता का मैंने पहले ही मतलब आपको समझा दिया है। यह चीज जो होता है वह जनहित याचिका के माध्यम से होता है। ठीक है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है वह इस चीज को प्रैक्टिस भी करती है। और जनहित याचिका कहाँ पे? तो या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सक्रियता को लेकर के बातें की गई है। कुछ न्यायाधीश हुए जिन्होंने इसकी पहल की थी, उन्हें यह महसूस हुआ कि जनमानस तक सही से न्याय पहुंच पाए, लोग न्याय से वंचित न रह जाए, इसके लिए कुछ कार्य करने जरूरी हैं। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर हुआ करते थे। इनके साथ कुछ और न्यायमूर्ति थे उस समय के, जैसे कि PN भगवती हुआ करते थे, O चिन्नैया रेड्डी हुआ करते थे और DA देसाई हुआ करते थे। इन सभी जो न्यायमूर्ति हैं, ये न्यायाधीश हैं, इन्होंने इस बात की पहल की थी, जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता को इन्होंने बढ़ाया था। तो इसका सही जवाब जो है 7वें प्रश्न का B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न कहता है सर्वोच्च न्यायालय के, अब ये प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको देख करके परेशान नहीं होना है। इस तरह के प्रश्न कई बार आपको डराने के लिए दिए जाते हैं, इसका जवाब बहुत आसान होता है, तो ध्यान से शब्दों को पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय, सबसे पहले कीवर्ड निकाल लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले। अब एक बात यहां भी ध्यान देना है कि यह पेपर कब का है? 2014 का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। जब भी किसी प्रश्न पत्र का आप व्याख्या करें, विश्लेषण करें, तो यह भी देखें कि किस ईयर में पूछा गया है, उस वक्त क्या क्या बातें हुई होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या निर्णय दिए होंगे। तो नवीनतम फैसले 2014 को ध्यान में रखते हुए के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT के बारे में कुछ बातें कही गई है और कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। AFT के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 2014 में दिए गए नवीनतम फैसलों को देखते हुए, यह बात क्लियर हो गया। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। उस वक्त जो नवीनतम फैसले आए थे उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, उसी की बातें की गई है। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को लेकर के बात किया गया है। दूसरी बात, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है, नहीं कर सकती है, कर सकती है, दो बातें। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे की बात की गई है, मेजर से नीचे के पदाधिकारियों से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है, यानी कि मेजर के ऊपर के रैंक जो अधिकारी होंगे उसके लिए तो मतलब नहीं कर सकती है, लेकिन मेजर के नीचे के पद के जो अधिकारी होंगे उस मामलों पे इसमें विचार कर सकती है, ये विकल्प कहता है। और कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस समय के फैसलों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस वक्त फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के, कई नवीनतम फैसले उस वक्त के थे और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कुछ बातें कही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है ना, वह बाकी न्यायालयों के लिए अपने आप में ही एक ऑर्डर हो जाता है, एक कानून बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 2014 में कुछ फैसले दिए और उसके संबंध में कुछ बातें कही। किसके संबंध में? AFT के बारे में। और कहा कि देखिए, उच्च न्यायालय जो है AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है।
यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसीलिए इसका जवाब जो है ए ही हो जाएगा। ये हाई कोर्ट के संदर्भ में कहा गया था, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 8वें प्रश्न का ए। ठीक है, तो इसमें इतना ही प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न पर हमने चर्चा किया है वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे ईयर के प्रारंभिक परीक्षा पर हम चर्चा कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।